नमस्कार ज्ञानी बंधुओं, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिला है। दूसरी पार्टियों, जब अभी बात यह चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने छापे की राजनीति करके, यानी कि पहले छापे डलवाए और फिर डराकर उनसे चंदा लिया। जो लोग भ्रष्ट थे उनसे चंदा लिया, जिन लोगों को ठेके दिए उनसे चंदा लिया। अब सवाल यह उठता है कि जब उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को किसी कार्य विशेष के लिए चंदा दिया या यह योजना इसी उद्देश्य से लाई गई थी, तो अन्य पार्टियों को भी लगभग 45% हिस्सा कैसे पहुंच गया? इसका क्या उद्देश्य था? इसका एक उद्देश्य तो यह था, जैसे ईवीएम मशीन से दूसरी पार्टियों को भी कहीं चुनाव जिता दिया जाता है और बाद में जब वो लोग ईवीएम पर प्रश्न उठाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप भी तो ईवीएम से ही जीते हैं, तो उनका मुंह बंद हो जाता है। यही रणनीति, यही योजना इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में भी अपनाई गई थी, लेकिन यह एक पक्ष था। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अजीत डोभाल जी इतनी आसानी से करोड़ों रुपए किसी दूसरे को नहीं दे सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जितना पैसा आना था उसमें से ही कुछ चंदा, कुछ राशि कांग्रेस को, तृणमूल कांग्रेस को, शिवसेना को, एनसीपी को और अनेक विपक्षी पार्टियों को भी दिया गया। इसका कारण क्या था? इसका मूल कारण क्या रहा होगा? सबसे पहली बात तो यह कि चुनावी चंदा भारतीय जनता पार्टी को यदि मिल भी जाता है तो वह इसका प्रयोग किस कार्य के लिए करती है या कर सकती है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, तो अपने राजनीतिक दल के उत्थान के लिए इसका प्रयोग करेगी पैसा मिलने के बाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पैसा मिलने के पहले से ही इसका प्रयोग प्रारंभ कर दिया। अब आपको इसकी पूरी रूपरेखा जो मेरे दिमाग में आई है वह मैं समझाता हूँ। जैसे कोई पार्टी 10 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जमा कर गई कि भाई अमुक अमुक कंपनी की ओर से, अमुक अमुक व्यक्ति की ओर से आपको यह इलेक्टोरल बॉन्ड भेजे गए। अब उस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें से कुछ बॉन्ड, उसी में से कुछ बॉन्ड दूसरी पार्टियों को भिजवा दिए। अब जिन लोगों द्वारा भिजवाए गए उन लोगों को या तो कांग्रेस में या अन्य पार्टियों में सम्मिलित करवाया गया होगा, जो मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के स्लीपिंग सेल के रूप में अन्य पार्टियों में काम करेंगे और वो विधायकों, सांसदों को तोड़ने के लिए प्रयासरत उस पार्टी के अंदर रहकर, क्योंकि जब चंदा दिया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा तो उसका महत्व बढ़ जाता है पार्टी में, और पार्टी में जब उसने करोड़ों रुपए का चंदा दिया होगा तो विधायक, सांसदों से उसकी पहुंच हो ही जाती है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मिले हुए चंदे में से कुछ भाग दूसरों के हिस्से में भी पहुंच गया और कुछ लोग भी इस चंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी के अथवा आरएसएस की मानसिकता के दूसरी पार्टियों में पहुंच गए।
और वहाँ जाकर उन्होंने अपने समर्थन में जब भी आवश्यकता पड़ी तो काम प्रारंभ किया। तो एक तीर से कई निशान इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए। अभी आप देखिएगा इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर इशू होने बाकी हैं। आज की डेट रिजर्व बैंक द्वारा दी गई है। स्टेट बैंक देखते हैं कब तक यह आंकड़े उपलब्ध करवाता है। इसके बाद समस्या उत्पन्न होगी कि भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि अमुक व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी को इतने करोड़ का चंदा दिया, और कांग्रेस पार्टी कहेगी कि हमने यह चंदा इस व्यक्ति से नहीं लिया। लेकिन स्टेट बैंक के इलेक्टोरल बॉन्ड में अंकित नंबर द्वारा यह सिद्ध होगा कि इस कंपनी द्वारा चंदा भारतीय जनता पार्टी के साथ में कांग्रेस को भी मिला। तो कांग्रेस को क्यों देगा कोई आदमी? जो व्यक्ति छापे के डर से, जो व्यक्ति टेंडर प्राप्त करने के उद्देश्य से चंदा दे रहा है, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ में कांग्रेस को या तृणमूल कांग्रेस को चंदा क्यों देगा? लेकिन अधिकांशतः यही निकल कर आएगा कि अमुक व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के साथ उसी लाट के कुछ बॉन्ड्स कांग्रेस को भी दिए और अन्य पार्टियों को भी दिए, और यह कांग्रेस और अन्य पार्टियां कहेंगी कि मुझे यह इलेक्टोरल बॉन्ड इस कंपनी के द्वारा प्राप्त नहीं हुए, मुझे इस दूसरे व्यक्ति द्वारा प्राप्त हुए, और वो दूसरा व्यक्ति निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट होगा। और इससे कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी में छुपे बैठे एजेंटों का भी पर्दाफाश हो जाएगा। समय बहुत बलवान होता है, तो सबके साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरीके की घटनाएं हुई, लेकिन चुनाव में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहली बात तो भारत देश के 95 से 99% लोग यही नहीं जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का यही नहीं पता होगा कि ये है क्या, तो उसके संबंध में घोटाले का प्रभाव होने का तो कोई आशय बनता ही नहीं। तो इससे किसी प्रकार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई हानि नहीं होगी। उसको 400 प्लस सीटें आएंगी, और इसको किसी प्रकार का सरकार को कोई खतरा मुझे अभी तक प्रतीत नहीं हो रहा। शेष आज इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जो भी सुप्रीम कोर्ट में होगा उसके आधार पर अगला विवेचन करूँगा। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि सब्सक्राइब पहले कर चुके हैं तो लाइक कर दीजिए, और कुछ कमेंट कीजिए कि आपको भारतीय जनता पार्टी के इस एक तीर से कई निशाने वाली विश्लेषण कैसी लगी, इसमें क्या कमी रही, कौन सा तथ्य आपको सही लगा, कौन सा तथ्य गलत लगा, इस पर अपनी टिप्पणी कीजिए, ताकि हमें पता लगे कि आप लोग हमारी बात से कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, और निर्णय आने पर किसकी बात सही सिद्ध होती है। अभी तक इस संबंध में मेरी सारी बातें सही हुई हैं। मैंने कहा था अंबानी अडानी का नाम नहीं होगा इन लिस्टों में, तो अंबानी अडानी का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। रिजर्व बैंक स्टेट बैंक से ये कहेगा कि हमने जो आपसे मांगा था उसमें इतनी देरी क्यों हो रही है, आप इतना समय मांग रहे हैं, वह जानकारी तो हमने मांगी ही नहीं थी, ये भी हमने पहले वीडियो में ही बना दिया था। वही सुप्रीम कोर्ट ने आर्गूमेंट दिया। तो हमारी बात की सत्यापन समय के बाद होता है।
आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।